दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का फाइनल एग्ज़ाम का रिवीजन वीडियो। और दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का हम लोग तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर का हम लोग 36 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों इससे ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ताकि आपका जो प्रश्न नहीं याद है वो रिवीजन हो जाए और जो याद है वो तो याद है ही। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो आपके लिए है, हमेशा वीडियो में जो पहला प्रश्न होता है वो आपके लिए होता है और मैं आसान प्रश्न को पिक करता हूँ। तो देखिए कहता है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। दोस्तों आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो खड़ा खड़ा स्तंभ रहता है उसको आवर्त सारणी में क्या कहा जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर वर्ग होगा या फिर आवर्त होगा या फिर अपरूप होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि पहला का सही आंसर क्या है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, यानी कि कैसे प्रकृति के हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अम्लीय धातु, बी है क्षारीय धातु, सी है अक्रिय गैस और डी है मिश्र धातु। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्षारीय धातु, यानी कि आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य है, यानी कि इसमें कितना वर्ग है, टोटल 18 वर्ग है। तो जो पहला वर्ग है इसमें सदस्यों की जो सदस्य है वो कैसे प्रकृति के हैं, तो क्षारीय धातु हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, यानी कि शून्य समूह का कहने का मतलब हुआ जो लास्ट वाला वर्ग है, यानी कि जो 18वां वर्ग होता है उसको कहा जाता है शून्य समूह का तत्व। और इसमें जितने भी अक्रिय गैस हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो देखना है आपको ऑप्शन में अक्रिय गैस कौन है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। तो दोस्तों हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। तो यह शून्य वर्ग का तत्व है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। दोस्तों मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। दोस्तों CH4 होता है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो 4 आबंध होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु संख्या के अनुसार किया गया, यानी कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता जाता है उसी प्रकार से एलिमेंट को सजाया गया है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि अमोनिया, दोस्तों अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, यानी कि अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है। तो नाइट्रोजन का कितना अणु है, तो एक अणु है और हाइड्रोजन का कितना है, 3 है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या है। दोस्तों लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। तो आप लोग कम से कम 30 तक के परमाणु संख्या को याद कर लीजिए। इसमें से आपको एक प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 1 से 30 तक के एलिमेंट को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपको किसी भी एलिमेंट का पूछ सकता है, जैसे पूछ दिया कि कैल्शियम का कितना, तो कैल्शियम का 20, फास्फोरस का कितना, तो फास्फोरस का 15। इसी तरह से सबको याद रखना है। तो आप कमेंट में बताइए कि सिलिकॉन का कितना होता है। दोस्तों आप लोग बताइए कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या इतना होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न को। देखिए आठवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए
कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है। दोस्तों वर्ग का है या फिर ऊर्ध्वाधर स्तंभ का है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ या फिर समूह का है, सब तीनों एक ही बात है। तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, तो वर्ग की संख्या है 18 और आवर्त की संख्या कितना है, 7 है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, O3 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि 36 पंक्तियां हैं, यानी कि इस तरह से जो पंक्तियां हैं वो कितना है, 36 पंक्तियां कितना है, तो इसमें 36 पंक्तियां हैं 7, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 11वां प्रश्न कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। दोस्तों हीलियम कैसा तत्व है, तो देखिए हीलियम है वो शून्य वर्ग का तत्व है, यानी कि यह अक्रिय है। कैसा है, अक्रिय तत्व है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्रिय। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरह से भी आपको पूछ सकता है, क्या हो जाएगा, 7। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया। तो दोस्तों जो त्रिक का नियम है वो किसके, तो डोबेनाइयर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए 14वां नंबर सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों अष्टक नियम है वो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर सवाल, सॉरी उसके बाद पहले है एक सवाल 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए कहता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किन का आवर्त फलन होता है, यानी कि किन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो किस पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान पर। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर, लेकिन मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। तो दोस्तों मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में क्या किया था कि परमाणु द्रव्यमान, दोस्तों परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में, जिस तरह से जिसका परमाणु द्रव्यमान कम था उसको पहले रखा, जैसे जैसे बढ़ता गया उसी प्रकार से एलिमेंट को सजाया था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे जाने की ओर पर क्या होता है। दोस्तों जब भी आवर्त सारणी में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि इस तरह से आएंगे, तो उसका जो परमाणु संख्या होगा वो बढ़ जाएगा, और परमाणु संख्या बढ़ेगा तो उसका जो धनात्मक अभिलक्षण होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर सवाल कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कहता है कि तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, तो दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर भी जो अम्लीय प्रकृति है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील हैलोजन है, पहले आप लोग जान लीजिए हैलोजन कौन कौन है। तो हैलोजन है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चार क्या है, हैलोजन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैलोजन होता है फ्लोरीन। तो इसको आपको याद रखना है।
चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न को। देखिए 20वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय है। दोस्तों सबसे अधिक क्षारकीय कौन होगा, तो सबसे अधिक क्षारकीय होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Na2O, यानी कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे अधिक क्या होगा, क्षारकीय होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि क्षारीय धातु कहलाते हैं, इसको पहले हम बता चुके हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो जो दोस्तों मैग्नीशियम है वो समूह 2 में आता है। कहाँ पे आता है, समूह 2 में आता है। आप लोग पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, जो मैग्नीशियम है वो कहाँ आता है, समूह 2 में, यानी कि दूसरा वर्ग में आता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन को। देखिए 23वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में किनका रासायनिक आचरण यानी कि केमिकल बिहेवियर समान होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम और एल्यूमिनियम भी है, आर्गन और पोटेशियम, फिर बोरॉन और जर्मेनियम, और नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का होगा जो केमिकल बिहेवियर होगा वो सेम होगा। आप लोग पीरियोडिक टेबल इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्यों सेम होगा ये। उसके बाद देख लीजिए 24वां क्वेश्चन। देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी संभावना है कि यह अधिक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा, यानी कि अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कौन करेगा। तो देखिए आर्सेनिक दिया हुआ है, फिर Be, उसके बाद बी, उसके बाद Br। तो दोस्तों जो ब्रोमीन होता है वो सबसे ज़्यादा अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो दोस्तों इसमें जो दीर्घतम रूप है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो मोल्जे ने किया था। किसने किया था, मोजले ने किया था, सॉरी क्या कौन किया था, मोजले ने किया था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 26वां क्वेश्चन को। देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अधात्विक गुण कौन प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। कौन करता है, क्लोरीन करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है कि किसने कहा कि तत्वों का मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं न कि परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों इसको फिर से ध्यान दीजिए कि किसने कहा था कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं न कि परमाणु द्रव्यमान। तो इसको भी क्या था, मोल्जे ने कहा था। किसने कहा था, मोल्जे ने, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों का गुण धर्म। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु संख्या के आवर्त फलन। चलिए उसके बाद देखते हैं 29वां सवाल। देखिए 29वां सवाल कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का साइज। दोस्तों बाईं तरफ से हम लोग दाईं तरफ जाएंगे तो परमाणु का जो आकार होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 30वां क्वेश्चन को। देखिए कहता है वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 31वां सवाल को। देखिए 31वां सवाल कहता है मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था। दोस्तों मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था, तो 1834 ईस्वी में हुआ था। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 32वां क्वेश्चन। देखिए 32वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो संगीत के कितने सुर हैं, 7 सुर हैं। इसको आप लोग जानते होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है कि जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। यानी कि जब मेंडेलीव अपना आवर्त सारणी बनाया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 63 तत्व, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए
कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। दोस्तों परमाणु साइज से क्या पता चलता है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो जो परमाणु का त्रिज्या है वो पता चलता है। क्या पता चलता है? परमाणु का त्रिज्या पता चलता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर है। दोस्तों 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर है? तो 1 पिको मतलब होता है 10⁻⁻12, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 10⁻12 मीटर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 10⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रम का, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर एंगस्ट्रम पूछ देगा, इस तरह से साइन होता है एंगस्ट्रम का, तो एंगस्ट्रम में 10⁻10 और पिको में 10⁻12 मीटर होता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 36 नंबर सवाल कहता है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। दोस्तों किसी भी तत्व की संयोजकता है वो कैसे निर्धारित की जाती है, तो आप लोग जानते होंगे कि संयोजकता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।